Hello students, this is Surabhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको CBSE, स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम प्लस NTSC ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन सभी कुछ मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बाकी सब्जेक्ट टीचर्स से मिलवा दूं। तो इनमें से कुछ टीचर्स आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए इसी अच्छी बात से अब हम शुरुआत कर देते हैं हमारी चैप्टर नंबर 8 के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। क्लियर है? सो हम ये जो वीडियो आज आपको बताने वाले हैं या फिर आज जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होता है, एंड राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। और आपको बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स के नाम बताने हैं। क्लियर है? तो जॉइंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो बना हुआ है बोन्स से, ठीक है, कार्टिलेजेस से। और ये जो बोन्स है ये दोनों एक दूसरे से जहाँ से इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये आपकी बोन है ना, तो ये जहाँ से भी कनेक्टेड है जिस भी पॉइंट से, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे जॉइंट। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं। क्यों अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं? क्योंकि हर तरीके के जॉइंट हमें अलग अलग तरीके का मूवमेंट करने को अलाउ करता है। जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे ये जो शोल्डर है और आर्म, हमारा आर्म हमारे शोल्डर से जिस जगह से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो तो हमें हाथ को चारों डायरेक्शन में घुमाने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें हमारी फिंगर्स की, तो फिंगर्स में जो जॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिंगर का मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के जॉइंट्स हैं। तो कुछ जॉइंट्स के हमने नाम पढ़े थे, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स, ठीक है, हिंज जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। क्लियर है? सो द प्लेस वेयर 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, जहाँ पर हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स जो है वो आकर के मिलते हैं, उसी को हम जॉइंट कहते हैं। द प्लेसेस वेयर 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, हमारी बॉडी में प्लेसेस मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें कनेक्टेड है ना। तो जब जहाँ पर हमारे 2 पॉइंट बोन्स कनेक्टेड है या हमारी बॉडी के 2 पार्ट कनेक्टेड होते हैं उसे हम उसका जॉइंट कहते हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, पिवटल जॉइंट्स होते हैं, नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट, फिर है फिक्स्ड जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब बाकी सबके नाम तो समझ में आ गए हैं, लेकिन एक फिक्स्ड जो नाम यहाँ दिया हुआ है वो कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं करते। ठीक है, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, मूवमेंट उसमें कुछ नहीं होता। तो ये सारे जॉइंट्स आपके फिक्स्ड जॉइंट्स कहलाते हैं। तो उसमें हमने जब फिक्स्ड जॉइंट पढ़ा तो हमने देखा कि हमारी जो चेस्ट है उसमें भी बोन्स होती हैं, तो वो जो कि चेस्ट बोन से और बैक बोन से कनेक्टेड होती है। अब चेस्ट की जो बोन्स हैं वो मूव तो नहीं करती, लेकिन वो आपके बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट को अपने अंदर सेव करके रखती है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि अभी आपसे पूछा गया था कि जॉइंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स बताइए, तो आपको याद रहेगा ना कि किस तरह से आंसर देना है। आपको सिंपल बताना है कि जॉइंट्स क्या होता है। तो जॉइंट जहाँ पर 2 हमारी बॉडी के पार्ट्स आकर के जुड़ते हैं, या फिर आप ये 2 पार्ट्स की जगह ये भी लिख सकते हो कि द प्लेसेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, एक ऐसी जगह जहाँ पर 2 बोन्स आकर के जुड़ती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया, तो जो आपका पिवट जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, तो ये सारे हमारे टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ?
चले, तो इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भाई अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हमसे और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख रहे हो ना आप कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। फिर हमने आपको बताया कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। तो उसमें मैंने आपको वो सारी वैरायटीज़ बताई हुई हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको इतने आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जो कि किसी भी फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मैंने अभी नाम लिए, आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ये सभी हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको मेरे जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको ना पूरे चैप्टर्स दिखेंगे, उनका सॉल्यूशन और जितने भी हमने वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे हैं तो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब व्हाट इज स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है। ड्रॉ डायग्राम टू शो द ह्यूमन स्केलेटन, और एक डायग्राम आपको शो करना है जिससे आप क्या बता सकें, ह्यूमन स्केलेटन को बता सकें। तो स्केलेटन क्या होता है, एक तरीके का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क डिजाइंड बाय बोन्स। ठीक है, जो कि बोन से या फिर विच इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ बोन्स, जो हमारी बोन्स की हेल्प से एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है या एक पूरी फ्रेम डिजाइन होती है हमारी बॉडी के अंदर की, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। क्लियर है। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक स्केलेटन का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो बड़ा टफ है, इसको कैसे बनाया जाए। तो बहुत आसान सा है भाई, इतना कोई टफ नहीं है। आपको बस सब जगह की अगर हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में पता है तो आप ये डायग्राम आसानी से बना दोगे। जैसे कि सबसे पहले आपको किसका डायग्राम बनाना होगा, अपने स्कल का। ठीक है, ये जो आपका हेड होता है, ये जो पूरा ये चीज़ क्या होती है, स्कल होती है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आसानी से आपको बस ये एक शेप देना है। ठीक है, जैसा मैंने शेप बनाया। अब उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन आईज होती हैं तो आपने इस तरह से बना दिया, यहाँ पर नोज होती है और यहाँ पे आपके टीथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्केलेटन में कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, अब आपके कान के पास तो क्या होता है, कार्टिलेजेस होते हैं, तो उसको आप हल्का सा इस तरह से बना दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी बैकबोन जो कि हमारी गर्दन से, हमारी नेक से होते हुए कहाँ तक आती है, आपके इस हिप पोर्शन तक आती है ना। सो चलिए, अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक बोन बनाना शुरू करोगे। अब हमने आपको क्या बताया था कि ये जो बोन होती है इसमें छोटे छोटे से बोन से मिलकर के पूरी बैकबोन बनी होती है। ठीक है, तो हमने इसको छोटी छोटी सी इस तरह से आपको बोन्स बनानी है। ठीक है, ऐसे हमने ये बोन डिज़ाइन कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको चेस्ट के बारे में बताना है। तो चेस्ट में क्या होती है, आपकी रिब्स होती हैं। ठीक है, तो अपने रिब्स को बनाने के लिए आपको बीच में एक और बोन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और ये बैक बोन हो जाएगी। ठीक है, और इससे आप अपने सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से, सारी की सारी जो रिब्स बोन है इसे कनेक्ट कर दो। अब यहाँ से एक आपकी शोल्डर बोन निकलती है जो कि ये देखो यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक इस तरह से दो पोर्शन बनाना है और यहाँ से एक बॉल टाइप का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा बाहर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक कलर से यूज़ करके बना करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से आपने इसको ये डिज़ाइन किया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे शोल्डर और हैंड्स में कौन सा जॉइंट होता है। तो हमारे शोल्डर और हैंड्स में जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा कौन सा जॉइंट, यहाँ पर पहले इसको समझा दूँ आपको। तो वो जॉइंट होता है हमारा कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल और सॉकेट की तरह यहाँ पर आपको हड्डियाँ इस तरह से बतानी पड़ेंगी। यहाँ से हमने ये पोर्शन बता दिया। ठीक है, तो ये आसान है थोड़ा सा ड्रॉ करना, बस आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या बना दी, ये हो गई हमारी रिब्स। ठीक है, जिसको आपको पीछे की तरफ भी दिखाना है तो कुछ इस तरह से आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगेन आपकी बैकबोन आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करनी है जो कि इस तरह से कर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपकी ये हिप जॉइंट्स जो कि इस तरह से होते हैं। ठीक है, और नीचे के आपके ये पैर। ठीक,
तो भाई ये एक स्केलेटन जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी आसान है इसको ड्रॉ करना, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हम कैसे याद रखें। तो भाई आप ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, इसके बाद ये रिब्स वाला पोर्शन, हैंड वाला पोर्शन, ये अलग होता है, ये अलग होता है, इन सारे पोर्शंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्यूमन स्केलेटन। अब स्केलेटन होता क्या है? सो द बोन इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क। तो हमारी जो बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक तरीके का पूरा फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क मतलब कि एक ढांचा बना दिया है और उसके ऊपर फिर सारा सामान, अपना फैट या हमारी स्किन डेवलप हो जाती है, तो हम एक ह्यूमन बॉडी बन जाएंगे। क्लियर है? सो द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को शेप देने के लिए हमारा जो पूरा बॉडी होती है एक फ्रेमवर्क बनाती है, और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। तो जब भी स्केलेटन के लिए आपको आंसर देना है, तो ये जो फ्रेमवर्क हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, इसको आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब फ्रेम बनाना, जैसे कि अपन रावण दहन करते हैं दशहरे पे, तो क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर रावण बनाना होता है तो क्या करते हैं वो लोग? 2 लकड़ियां लेते हैं, है ना, और बताते हैं कि यार ये वाले हिस्से में हम उसका गर्दन बनाएंगे, ये वाले हिस्से में हम हाथ बनाएंगे, और 2 लकड़ियों को इस तरह से ज्वाइन करके कि यहाँ पर उसके पैर बनाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से रावण का स्केलेटन आपने बना दिया, जिसमें कि बोन्स की जगह पर आप क्या लगाते हो? लकड़ी या वुड लगाते हो। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है? पटाखे और घास, पेपर सब लगा करके, है ना, और ऊपर से नकली यहाँ पर एक चेहरा बना करके रावण बना दिया जाता है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होता है? अंदर की तरफ एक ढांचा होता है जो कि हड्डियों का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर हमारी स्किन, हमारा फैट डेवलप होकर के हमारा ब्लड रहता है, सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हमारे सेल्स, टिश्यूज डेवलप होते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो जाती है। समझ में आई बात? चलिए, तो ये हो गया आपका स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि राइट 2 वेज बाय विच वी मे नो द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हम कैसे ह्यूमन स्केलेटन को महसूस कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम या तो किसी मशीन का यूज़ कर लें, तो हम एक्सरे मशीन पर जाएंगे। एक्सरे मशीन क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को बताती है। तो एक्सरे मशीन में क्या पता चल जाएगा आपको कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, और फुल बॉडी स्कैन हो गया तो आपको फुल बॉडी स्केलेटन दिख जाएगा। चलो, हमें स्केलेटन देखना है लेकिन हमें एक्सरे मशीन तक नहीं जाना, तो फिर हम कैसे देखेंगे? तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे आसपास इस चीज़ को थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको बोलेंगे कि आप बैंड हो, ठीक है, जब वो बैंड होगा तो आप अगर उसके पीछे गर्दन से लेकर के उसके बैक तक आप प्रेस करके देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि बैकबोन है। फिर आप अपनी बॉडी में यहाँ छुएंगे तो आपको ये शोल्डर बोन और साथ में ये जो आपकी कॉलर बोन होती है, जिसको लड़कियां ब्यूटी बोन भी कहती हैं, तो ये दिखेंगी। इसके बाद आप यहाँ से महसूस करेंगे तो आपको हैंड्स दिखेंगे। यहाँ पर आप अपने जॉइंट्स महसूस कर सकते हैं। आपके स्टमक के नीचे पोर्शन में अगर आप हल्का सा प्रेस करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ पर हिप बोन्स होती हैं। क्लियर है? तो मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में अगर हमें स्केलेटन को महसूस करना है तो हम अपने आप को हल्का हल्का सा टच करके समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, और एक फ्रेमवर्क पूरा बना हुआ है जिसके ऊपर हमारे टिश्यूज, सेल्स सब लोग डेवलप होकर के स्किन को क्रिएट कर दिए हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे बस एक तरीका है कि हम किस तरह से हमारी बॉडी से पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक स्केलेटन से बनी हुई है। तो इसका आंसर कैसे दे देंगे? तो वी कैन नो द शेप ऑफ स्केलेटन बाय फीलिंग। ठीक है, तो हम फील करके मतलब छू करके हम देखेंगे कि हाँ, हमारी ये हाथ की हड्डियां हैं तो स्केलेटन में इस तरह से हड्डियां होती हैं। हमारे यहाँ पर स्कल जो है उसमें भी हार्ड है, तो इसका मतलब कि हमारे स्कल में भी बोन है। उसके बाद कॉलर बोन है, और हमने कौन कौन सी भी जितनी भी आपने बोन्स देखी, अगर आप टच करके देखेंगे तो हार्ड आपको फील होगा। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपकी बोन्स है, और ये आपका जो बॉडी है वो स्केलेटन से मिलकर के बना हुआ है। सो येस, वी कैन नो द शेप ऑफ स्केलेटन बाय फीलिंग। हम फीलिंग से जान सकते हैं, या फिर वी कुड नो द शेप बाय एक्सरे इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर हम हमारी ह्यूमन बॉडी का
एक्सरे इमेज ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये दो तरीके थे जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी स्केलेटन से बनी हुई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा फनी वे में भी इसको कर सकते हो कि आप अपने आप फील करते जाइए और उसको ड्रॉ करते जाइए कि यार मेरे सर में स्कल है, फिर उसके बाद कहाँ पे क्या फील होता है उस चीज़ को आप फील करते जाए और ये आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर आपको हार्ड फील होता है, कहाँ पर आपको सॉफ्ट फील होता है। जहाँ पर भी सॉफ्ट फील होगा वहाँ पर क्या होंगे, कार्टिलेजेस होंगी, बोन्स नहीं होंगी। क्लियर हुआ? तो चलिए ये तो दो तरीके हो गए स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए और जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है, आपसे पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, आपको किसके बीच में डिफरेंस बताना है, बोन्स के बीच में और कार्टिलेजेस के बीच में बताना है। अब आप जानना चाहोगे कि कार्टिलेज क्या होते हैं, तो वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जो बच्चे अभी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब आप अपने स्कल को छूते हैं, यहाँ पर आप छूते हैं, यहाँ पर आप प्रेस करते हैं या फिर अपनी हाथों को प्रेस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ बोन है। कभी आप अपने ईयर को टच करके देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बोन नहीं है, क्या ये बहुत हल्दी तो बहुत सॉफ्ट है, तो ये एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली ये पोर्शन होता है कार्टिलेजेस। तो हमारा जो पूरा स्केलेटन है वो कार्टिलेज प्लस बोन से मिलकर के बना होता है। तो कार्टिलेजेस क्या होते हैं, बोन से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है? तो हमें वही बोन्स और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस बताना है कि बोन्स और कार्टिलेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो चलिए बोन के बारे में सबसे पहले तो अगर बोन और कार्टिलेज दोनों को कंपेयर किया जाए तो बोन जो है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे दे आर हार्ड, और कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जैसा कि अगर अपन हमारे ईयर्स को टच करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये बोन से नहीं बना हुआ है, ये किसी और चीज़ से बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो दे आर हार्ड एंड दे आर सॉफ्ट। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बेंड, दे कैन बेंड। हम इसको आसानी से बेंड कर सकते हैं बट हम बोन्स को बेंड नहीं कर सकते। दे आर यूज टू मेक द फ्रेमवर्क ऑफ होल बॉडी। अब बोन्स की मदद से हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बन जाता है, लेकिन कार्टिलेज की मदद से क्या होता है, दे हेल्प टू मेक सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क, हमारी होल बॉडी का, हमारी बॉडी ऊपर से नीचे तक जो पूरा फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है, तो वो बोन्स के कारण बना हुआ है। तो कार्टिलेज क्या करते हैं, तो कार्टिलेज कुछ पार्ट्स बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दे हेल्प टू मेक सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे कान में हड्डी नहीं है लेकिन कुछ तो महसूस होता है हमें हार्ड सा, तो वो हार्ड चीज़ क्या है, या फिर जो बोन से थोड़ी सॉफ्ट है तो वो चीज़ क्या है, तो वो है हमारे कार्टिलेजेस। क्लियर हुआ? तो आपका ये जो पूरा ह्यूमन बॉडी का एक फ्रेमवर्क अगर अपन बात करें तो पूरा जो फ्रेमवर्क है उसमें बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेजेस भी होते हैं। बोन पूरी बॉडी को बनाएगी लेकिन कार्टिलेजेस क्या करेंगी, लेकिन कार्टिलेजेस जो है वो आपके कुछ पार्ट्स को प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आए हो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इतना आंसर हमारे लिए सफिशिएंट होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बोन्स में और कार्टिलेज में इनमें क्या डिफरेंस होता है। डन। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, कि हाउ डू द मसल्स वर्क। अब ये मसल किस तरह वर्क करती हैं। तो आपने कभी खेलते खेलते आप आपस में बताते होंगे यार मेरी बॉडी ज़्यादा है, जनरली लड़कों के बीच में होता है, बॉयज़ जनरली ऐसे चीज़ों को शो करते हैं कि देखो मेरी बॉडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कुछ फूला हुआ सा महसूस होता है, तो वो क्यों फूल जाती है बॉडी, क्योंकि आपकी मसल्स वहाँ पर आपको शो करती है। मसल जो है जब आप इस तरह से अपने हाथों को रखते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो खुली हुई, सूजी हुई या स्वेल्ड दिखती हैं। स्वेलन पार्ट आपको दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ फूला हुआ पार्ट आपको दिखता है, स्वेलन पार्ट आप देखते हो। तो यही क्या काम है आपके मसल्स का, तो मसल्स का यही काम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स होंगी तो ये रिलैक्स हो गई। तो आपकी जो बोन्स हैं ये इन्हीं की मदद से, जो आपकी मसल्स है ना, आपके हर जगह जो मसल्स हैं इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से ही आपकी जो बोन है वो मूव कर पाती हैं। ठीक है, अब ये जो मसल है ना, मसल्स क्या करती हैं, आपकी बोन को पुल करने का काम करती है। मतलब ये इधर से इधर पुल किया, फिर एक मसल क्या काम करेगी, एक मसल ने इसे इधर पुल कर दिया और दूसरी मसल क्या करेगी, रिलैक्स होगी और इसे नीचे की तरफ
क्या करेगी, पुल करेगी। तो मसल के बारे में एक चीज याद रखो, पहली चीज क्या याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है। दूसरी चीज, ये बोन्स के मूवमेंट करवाती है। तीसरी चीज कि जो बोन है वो एक ही डायरेक्शन में ये खींचती है, मतलब हमेशा ये बोन्स को पुल करती है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखोगे कि बोन्स हमेशा इनकी मदद से पुल होती हैं, पुश नहीं कर पाती। तो फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मसल्स हमेशा पेयर में काम करती है, ठीक है। अगर एक बोन का मूवमेंट होना है तो दो मसल्स उस पर काम करेंगी, एक कॉन्ट्रैक्शन करेगी और दूसरा क्या करेगी, रिलैक्सेशन करेगी। समझ में आई बात। तो ये मसल्स के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे। तो मसल्स किस तरह से वर्क करती है तो ध्यान रखिएगा। द मसल वर्क इन पेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि मसल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मसल्स है वो हमेशा किस तरह से वर्क करती हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं वो पेयर में काम करती हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको ये जो रेड कलर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा और मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर हमारी जो बोन्स हैं उन्हें रेड कलर से इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ये बीच वाली जो बोन गई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बोन है ना। अब आपको एक लाइट शेड कलर दिख रहा होगा आसपास, तो ये क्या है, आपकी मसल्स हैं। देखिए कितनी गहरी मसल्स होती हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं ये दो तरीके से काम करती है। देखिए, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ठीक है। अब जब आप ऐसे अपनी बॉडी को करते हो तो क्या होता है, आपका ये वाला पोर्शन फूला हुआ नजर आता है और नीचे वाला कैसा होता है, वो फ्लैट रहता है। तो ऊपर वाला आपको फूला हुआ नजर क्यों आता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो दूसरी वाली रहती है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल आपका बॉडी है, लेकिन जब आपने बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनको बॉडी को देखा होगा, तो जब वो इस तरह से अपने हाथ को करते हैं तो क्या होता है, एक मसल जो है वो बाइसेप्स दिखाती है, जिन बाइसेप्स को बाइसेप्स बोलते हैं ना जिसे अपन, तो ये बाइसेप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मसल आपकी फूल गई है यहाँ पे, और नीचे की मसल कैसी है, तो ये ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिलैक्स होती हैं। तो बाइसेप्स मतलब फूला हुआ पोर्शन और ट्राइसेप्स मतलब थोड़ा सा कम फूला हुआ या फ्लैट पोर्शन। तो ये दोनों मसल क्या काम करती हैं, अब एक मसल ने मदद कर दी इसको क्या करने में, इस तरह से बैंड होने में आपकी बोन को। अब दूसरी मसल क्या करेगी, फिर ये रिलैक्स होगी और ये फिर क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इस तरह से ये क्या करेंगे, इस तरह से ये बॉडी का मूवमेंट करती है। तो मसल हमेशा पेयर में काम करती है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरी मसल रिलैक्स होती है, या एक मसल रिलैक्स होगी तो दूसरी मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। तो बाइसेप्स कौन से होते हैं, जो आपके ऊपर वाला पोर्शन है आप उसे बाइसेप्स कहते हो, ठीक है। और ट्राइसेप्स कौन से होते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ट्राइसेप्स कहलाता है। क्लियर है। तो भाई यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो आपकी मसल है वो हमेशा दो पेयर में काम करती है, पेयर्स में काम करती है, दो पेयर नहीं, पेयर में काम करती है, ठीक है। सो व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इज दैट in that direction the other muscle of the pair relaxes, ठीक है। सो जब एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी डायरेक्शन में। अब जैसे कि आपके हाथ को आपको कहाँ उठाना है, ऊपर उठाना है, ठीक है। तो जब आपको आपके हाथ को ऊपर उठाना है, इसका मतलब कि आपकी कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऊपर वाली। तो देखिए, जब आपने इसको ऊपर उठाया तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ऊपर वाली, ठीक है। और जब नीचे जाना होगा तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे वाली। तो देखिए, पहले ऊपर वाली फूल जाती है जब उसे ऊपर लाना हो, और जब नीचे जाना हो तो कौन सी मसल होगी, आपकी नीचे वाली मसल होगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से ये बॉडी का मूवमेंट कराते हैं, या हम बोले कि बोन्स का मूवमेंट कराते हैं। तो जो हैंड बोन है वो किस तरह से मूव कर रही है आप देख सकते हो, ठीक है। सो द मसल्स वर्क इन पेयर, when one is contracts the bone is pulled in that direction, the other muscle of the pair relaxes, और जब एक contract होती है तो दूसरी relax होती है। to move the bone in opposite direction, अब अगर अपन ने एक बार इसे इस डायरेक्शन में मूव करा लिया और हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि
अगर ऊपर है और हम उसे नीचे उठाना चाहते हैं हमारे हाथ को, तो अगर अपन को हमारी बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है तो द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब अगेन क्या होगा, ये जो आपकी रिलैक्स्ड मसल थी ये क्या करेगी, अगेन ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और फूल करके ये आपकी बोन को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, सो रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, और जो आपकी पहली रहेगी अब वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। तो मसल जो है वो हमेशा आपके बोन को खींचने का काम करती है, ऊपर की तरफ धक्का नहीं देती है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि अगर नीचे वाली मसल आपका फूल रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बोन ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमेशा बोन को नीचे की तरफ लाती है। तो आई बात समझ में। तो हमारी जो बोन है ये बेसिकली कैसे मूव कर पाती है, तो बोन के आसपास मसल्स होती हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये मसल क्या करती है, हमेशा पेयर में काम करती है, मतलब कि अगर एक बोन है, ठीक है, तो उस बोन को काम कराने के लिए यहाँ दो मसल काम करेगी। ठीक है, अब जो मान लीजिए कि आपका हाथ इस डायरेक्शन में है तो नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब नीचे वाली थोड़ी ज़्यादा फूल जाएगी। अब मुझे अपनी बोन को, अपने हैंड को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो जब मुझे अपनी हैंड को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है तो मेरी ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फूल जाएगी, और नीचे वाली कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके के मूवमेंट से हमने ये समझा कि मसल पेयर में काम करती है, ये हमारे बोन के मूवमेंट में काम करती है। जब भी हमारी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस डायरेक्शन में ही हमारी बोन जो है वो मूव करती है, और जब मसल रिलैक्स होती है तो हमारी बोन जो है वो किसी और डायरेक्शन में जाती है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में जाती है, जैसे हमने देखा। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। ये हमेशा पुल कर पाएगी, पुश नहीं करती है। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें हमने मसल्स के वर्क को समझा। अब आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाउ डज द अर्थ वॉर्म मूव। देखिए, ये जो अर्थ वॉर्म्स होती हैं ये किस तरह से मूव करती हैं। तो अर्थ वॉर्म की बॉडी हमारी बॉडी से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, अब हमारी बॉडी में तो बोन्स है, लेकिन आप जानते हो ये जो अर्थ वॉर्म आपको आपके गार्डन में मिलती हैं, इनकी बॉडी में कोई भी बोन नहीं होती, तो फिर कैसे काम कर पाती है। तो ये जो अर्थ वॉर्म होती है इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें क्या बनी हुई है, रिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में इनके बॉडी मूवमेंट को बताया हुआ है। इनमें क्या होती हैं, बोन्स नहीं होती लेकिन मसल्स होती हैं। ठीक है, अब ये मसल्स क्या करती हैं, अगेन कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फूलती हैं और एक्सटेंड होती हैं। ठीक है, हमारे में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा चीज एक्सटेंशन, मतलब फैलना होता है। सिकुड़ेगी और फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी फिर फैलेगी, इस तरह से इनकी मसल्स काम करती हैं। और उसी के कारण, उनके मसल्स के इस मूवमेंट के कारण ही ये जो अर्थवॉर्म है ना ये चल पाती हैं। कैसे चल पाती है, तो चलो आंसर के साथ अपन समझते चलते हैं। तो अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं इनमें कोई भी बोन्स नहीं होती। ठीक है, इट हैज मसल्स, इनमें क्या होती है, मसल्स होती है। तो ये जो दो पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं इनको बड़े अच्छे से ध्यान रखते चलना कि अर्थवॉर्म में कोई भी बोन नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनमें क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। याद रहेगा ना, इनमें कोई भी क्या नहीं होती है, बोन नहीं होती, इनमें मसल्स होती है। ड्यूरिंग द मूवमेंट, अब अपन इनके मूवमेंट को समझते हैं। ठीक है, किसको समझेंगे अपन, मूवमेंट को। ठीक है, अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर इसे मूवमेंट करना है तो ये क्या करेगी, अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड करना मतलब फैलाना। ठीक है, तो देखिए इसने अपने फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा फैला लिया है, क्लियर है। अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और बाकी का ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा, रियर पोर्शन। क्या कहलाएगा, रियर पोर्शन। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है और हमें चीजों को याद करने चलना है। तो फ्रंट पोर्शन को एक्सटेंड कर देती है अर्थवॉर्म फर्स्ट
extends the front part of the body and the rear part of the portion fixed to the ground. और जो rear portion होता है वो कहाँ होता है? ग्राउंड में फिक्स होता है, ठीक है. Then it fixes the front and release the rear end. अब उसके बाद क्या करेगी? पहले rear portion को क्या कर दिया इसने? फिक्स कर दिया, ठीक है. और ये जो इसका फ्रंट पोर्शन था वो क्या हुआ था? एक्सटेंड हुआ था. मतलब कि क्या करेगी? आगे की तरफ इसे खिसकाएगी थोड़ा सा ऐसा, और रियर पोर्शन वहीं का वहीं. अब इतना करने के बाद क्या होता है? इतना करने के बाद देन इट फिक्सेस द फ्रंट, है ना. अब इसके बाद ये फ्रंट को फिक्स करती है, ठीक है. फ्रंट फिक्स होगा और ये जो इसका बाकी का रियर पोर्शन है, ठीक है, ये जो रियर पोर्शन है ये क्या होगा? अब इसके बाद ये पोर्शन जो है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, मतलब रिलीज करेगी उसे. एंड रिलीजेस द रियर एंड, ठीक है. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड. अब इसके बाद ये अपनी बॉडी को छोटा करेगी, ठीक है, और इसे आगे की तरफ खसकाएगी. ये देख रहे हो आप कि देखो यहाँ पर इतने पोर्शन को इसने क्या किया है? रिलीज किया है. अब इसके बाद इसे छोटा करेगी, फिर आगे की तरफ खिसकती है, ठीक है. इट देन शॉर्टन द बॉडी, उसके बाद ये बॉडी को शॉर्ट करती है एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और उसके बाद रियर एंड को आगे की तरफ पुल करती है. In this way, by repeating such muscular expansions and contractions, earthworm moves. ठीक है, तो इसी तरीके से जो earthworm होती है वो अपने muscular expansions की और contractions की मदद से मूवमेंट करती है. तो देखिए किस तरह से, एक बार और समझा देते हैं. मान लीजिए कि आपकी एक अर्थवॉर्म है, ठीक है. सबसे पहले क्या करेगी? आगे के पोर्शन को क्या करती है? एक्सटेंड करती है, फैलाती है. रियर पोर्शन को फिक्स करती है. अब इसके बाद क्या करेगी? जब आगे का पोर्शन फिक्स हो गया तो बीच के पोर्शन को एक्सटेंड करेगी, फिर उसको शॉर्ट करेगी, फिर क्या करती है? फिर आगे की पोर्शन को एक्सटेंड करती है, फिर इसे रिलीज करती है, फिर शॉर्ट करती है. तो इस तरह से ये अपना पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो करती है, ठीक है. ये अर्थवॉर्म, ठीक है, पहले आगे के पोर्शन को इसने एक्सटेंड किया, बीच वाले पोर्शन को फिक्स किया, ठीक है, फिर क्या करेगी? आगे के पोर्शन को ये क्या करेगी? एक्सटेंड करने के बाद मतलब इसे फिर फिक्स करती है और बीच वाले पोर्शन को रिलीज करती है, फिर उसको छोटा सा शॉर्ट करती है, फिर आगे बढ़ती. तो इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाती है. तो ये जो मूवमेंट है ना इसका, ये आप सोचोगे कि यार इतना टाइम लगाता है. पहले ये अपना आगे का पोर्शन क्या करती है? एक्सटेंड करती है, फिर बीच वाले पोर्शन को फिक्स करेगी, फिर आगे के पोर्शन को आगे करेगी, फिर बीच वाले पोर्शन को फिक्स करेगी, फिर छोटा करेगी, फिर फिक्स करेगी, फिर. तो ये तो बहुत टाइम लगाएगा. तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये बहुत ही जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करती है. तो हम स्टडी करने के लिए समझ रहे हैं बस, लेकिन आपको मूवमेंट दिखेगा तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूव हो जाती है, ठीक है. थोड़ा स्लो करती है बट फिर भी मूव हो जाती है, ठीक है. तो इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो मूव करती हैं. चलिए, अब हाउ डज द स्नेल मूव? अब स्नेल किस तरह से मूव कर पाती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो स्नेल और अर्थवॉर्म में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस सबसे पहले ये है कि इनके ऊपर एक शेल बना हुआ होता है और ये इसका फीट होता है, ठीक है. तो अर्थवॉर्म में ये चीज़ नहीं होती. अर्थवॉर्म में धीरे नीचे की तरफ, उसकी बॉडी के नीचे की तरफ छोटे 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 से पैर होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो फिक्स हो जाती है. लेकिन यहाँ पर इसके में एक होता है जो कि ये आपको दिख रहा है पीछे की तरफ, ठीक है. चलिए, तो अब स्नेल के बारे में जान लेते हैं. So the rounded structure on the back of the snail is called shell. ठीक है, तो आपकी जो स्नेल होती है उसके ऊपर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? So the rounded structure on the back of the snail is called shell. इसको हम कहते हैं शेल, ठीक है. So it is the outer skeleton of snail, ठीक है, जिसको अपन एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं. तो ये एक्चुअल में क्या है? स्नेल का स्केलेटन है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा स्केलेटन अंदर होता है, लेकिन स्नेल का जो स्केलेटन है वो उसके बॉडी के ऊपर होता है. सो इट इज द आउटर स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन ऑफ स्नेल. सो व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग अ थिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. तो जब भी इसको मूव करना होता है तो क्या होता है? ये थिक स्ट्रक्चर जो कि आपको इस तरफ दिख रहा है और ये जो इसका हेड है ये शेल से बाहर आता है,
ठीक है। सो व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल, तो शेल की ओपनिंग में से इनका हेड और टेल बाहर आ जाता है। द थिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फुट, ये जो आपका थिक स्ट्रक्चर है उसे फुट कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स, इट हेल्प्स स्नेल इन मूविंग। ठीक है, तो अपने इस पूरे थिक स्ट्रक्चर को पीछे की तरफ ये धक्का देते हुए इस मसल्स की मदद से ये जो स्नेल है ये कुछ इस तरह से मूव करती है। ठीक है, सो मतलब इस पे क्या करेगी, पहले इसको फिक्स करेगी, फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ एक्सटेंड करेगी। ठीक है, फिर इसको आगे, फिर अब इसे क्या करेगी, अपनी तरफ पुल करती है, फिर इसके बाद क्या करती है, फिर इसे फिक्स करती है, फिर आगे की बॉडी को एक्सटेंड करेगी, और इस तरह से ये अपने इस फुट की मदद से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मसल का बना होता है, ये अपनी बॉडी को मूव करती है एंड इट हेल्प्स स्नेल इन मूविंग कंटिन्यूसली, और इस तरह से स्नेल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर जाती है। समझ में आया? तो स्नेल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे? स्नेल के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि स्नेल का जो स्केलेटन है वो उनकी बॉडी के बाहर की तरफ होता है। इस स्केलेटन के अंदर वो अपने हेड को और इस थिक स्ट्रक्चर को छुपा करके रखती है। जब इसे चलना होता है तो शेल के बाहर ये अपना हेड और इस थिक मटेरियल को, थिक अपना बॉडी पार्ट बाहर निकालती है, और ये जो थिक बॉडी पार्ट है ये उसका फुट का काम करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। इसी की मदद से जो स्नेल है वो मूव कर पाती है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमने स्नेल के बारे में जाना, आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है हाउ डज फिश मूव्स इन वाटर। अब पानी के अंदर फिश किस तरह से मूव करती है। तो हम फिश के बारे में, मूव करने के बारे में पढ़ें, उससे पहले उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाई फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंड, मतलब कि इस तरह से, आगे से छोटी और पीछे से छोटी, और बीच में से कैसी होती है? ब्रॉड। जब आप बोट बनाते हो, है ना, कागज की जब आप अपने पेपर बोट बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? सामने से छोटी होती है, पतली होती है, पीछे से पतली, कुछ इस तरह से। क्लियर है? ऐसे बनाते हैं कि नहीं? यहाँ से पतली, यहाँ से पतली, और बीच में आपकी पेपर बोट। क्लियर है? तो ये पेपर बोट दोनों साइड से पतली बनाने से क्या होता है कि जब पानी आएगा ऐसे, तो ये आसानी से पानी को चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, मैक्सिमम एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। दैट मीन्स कि आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन थोड़ा सा पतला होगा और बीच का पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होगा, और इनमें बहुत सारे फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब छोटे छोटे से इनके इसमें इस तरह से विंग्स टाइप होते हैं। ये फिन्स क्या करते हैं, इस पूरी आपकी जो फिश है उसको, पहली चीज़ तो पानी में एक ही डायरेक्शन में वो आसानी से फ्लो करे, वो अपने बैलेंस को बना सके, इसके लिए ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी फिश की बॉडी के बारे में जाना। अब अपन जानते हैं कि यार ये फिश मूव कैसे करती है। तो फिश के बारे में याद रखो कि वो ऐसे मूव करती है। आप अगर बहुत स्लो मोशन में देखोगे तो आपने देखा होगा फिश कैसे मूव करती है, ऐसे। ठीक है, अब इसको स्लो में देखो कैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब कि अपनी बॉडी को दो कर्व में ये रोटेट करती है। पहले अपनी बॉडी को एक साइड धकेलती है, आगे वाले पोर्शन को, और पीछे वाले पोर्शन को अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इस तरह से मूव करती है ना, तो इसको कहते हैं लूप। तो ये दो लूप में चलती है, एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ जाता है, फिर जब दूसरा इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए जो आपकी फिश है वो आपके पानी के अंदर आसानी से तैर जाती है। तो भाई ये तो हम समझ गए, लेकिन आंसर कैसे दें, तो चलो बता देते हैं। सो द बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन्ड। जो मैं पॉइंट बोलती हूँ सबसे पहले तो आपको वो याद रखना है कि जो फिश की बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। द स्ट्रीमलाइन्ड शेप हेल्प्स द फिश टू मूव इन वाटर। यही जो स्ट्रीमलाइन्ड इसका शेप है, सॉरी, ये क्या करता है, इसे आसानी से पानी में तैरने के काबिल बना देता है। ठीक है, तो द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद द मसल विच मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली फिश का जो स्केलेटन होता है, अब फिश के अंदर बोन्स होती है, तो होती है वो फिश के अंदर बोन्स, तो वो भी बोन्स मिलकर के इसका पूरा स्केलेटन बनाती है। उस स्केलेटन के ऊपर मसल्स होती हैं। ठीक है, सो द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद द मसल्स। तो क्या होता है, स्केलेटन फिश का मसल्स से कवर्ड होता है, विच मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कर्व टू वन साइड। ठीक है, जो कि फ्रंट पार्ट को,
याद रखिएगा, वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो मसल्स है इनके फ्रंट पार्ट को, ठीक है, एक साइड पर कर्व करवाती है, जैसे कि ये देखिए एक फ्रंट पार्ट कहां पर है, इस साइड पर कर्व्ड है, ठीक है। एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, और जो टेल पार्ट होता है वो अपोजिट साइड में कर्व होता है या स्विंग करता है। तो दो पार्ट आपको याद रखना है फिश का, एक फ्रंट पार्ट और एक होता है टेल पार्ट। तो फ्रंट पार्ट जब एक डायरेक्शन में मूव करता है तो टेल पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो दिस मेक्स अ जर्क, और इसकी मदद से क्या होता है, ऐसे मूव करने से एक जर्क होता है, एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो इससे मसल्स में जर्क होगा और वो बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगी। सो इन दिस वे इट मूव्स इन अ वाटर। तो इस तरह से ये पानी में मूव करती है। तो कैसे याद रखोगे कि फिश कैसे पानी में तैरती है? तो फिश जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की होती है, इनके जो स्केलेटन है वो मसल्स से कवर्ड होता है। ये मसल्स फ्रंट बॉडी को जब एक डायरेक्शन में मूव करती है तो बाकी की मसल्स बैक पोर्शन को या टेल पोर्शन को दूसरे साइड पर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करती है, रोटेट करती है या अपोजिट साइड पर उसको लेकर के जाती है। तो इस कर्व के कारण, इस तरीके के मोशन के कारण एक बॉडी में जर्क महसूस होता है और वो हमारी फिश को आगे की तरफ क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो ये देखिए कि आपको दिख रहा होगा जब ये इस तरफ मुड़ी हुई है यहां से, तो इस टाइप पर कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो थोड़ी चीजों को ना समझते हुए चलना है। चलिए, तो यहां से हमने खत्म कर लिया हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, क्लियर है। अब बारी आएगी किसकी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ऑन वन गेट्स अ फ्रैक्चर। अब डिसलोकेशन या फ्रैक्चर क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, कहीं से सीढ़ियों से गिर गया या रूफ से गिर गया या बहुत तेजी से गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स बताते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, एक्सरे किया जाता है कि यार कहीं बोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो पता चलता है कि उनका बोन जो है वो डिसलोकेट हो गया है या फिर फ्रैक्चर आ गया है। तो डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ये दोनों वर्ड क्या एक ही हैं या ये अलग अलग हैं? तो यही आपको बताना है, ठीक है। तो डिसलोकेट होने का मतलब क्या होता है कि जॉइंट का इधर उधर हो जाना, और फ्रैक्चर मतलब कि बोन में कोई क्रैक आ जाना, क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। डॉक्टर आपको साफ साफ बोलेंगे कि डिसलोकेशन है और फ्रैक्चर है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी हड्डियां डिसलोकेट होते हैं, हमारे जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब जहां से उनको जुड़ना चाहिए वहां से थोड़ा ऊपर नीचे या इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर का मतलब अलग होता है, डिसलोकेशन का मतलब अलग होता है, ठीक है। चलिए, सो एनी केयरलेस सडन मूवमेंट। अब याद रखिए बहुत ध्यान से, सभी बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि एनी केयरलेस सडन मूवमेंट, अ जंप, फॉल और नॉक मे कॉज एन इंजरी टू द स्केलेटन, ठीक है। अब आपने अचानक से कोई बहुत ही तेज जंप ले ली है, मतलब कि आप ऊपर से कूद गए हैं या बहुत हाइट से आपने जंप ले ली, या आप कहीं से गिर गए, फॉल या नॉक, या फिर अचानक से टकरा गए किसी चीज से, ठीक है। तो इसकी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, वो भी किसमें, स्केलेटन में। सो इट मे बी डिसलोकेशन और अ फ्रैक्चर। अब ये जो इंजरी आपके स्केलेटन में होती है, स्केलेटन में इंजरी होने का मतलब आपके जो बोन में इंजरी होना, क्योंकि स्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। तो इट मे बी डिसलोकेशन और अ फ्रैक्चर, जो कि डिसलोकेशन या फ्रैक्चर भी हो सकता है। इन केस ऑफ डिसलोकेशन, अब डिसलोकेशन क्या होता है इस चीज को जानेंगे। द बोन्स एट द जॉइंट आर डिसलॉक्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन। डिसलॉक्ड का मतलब क्या होता है? सब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि डिसलोकेशन में जो बोन्स है आपकी, द बोन्स एट द जॉइंट्स आर डिसलॉक्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। तो जहां पर बोन्स जुड़ी होती है, ठीक है, वहां एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है, मान लीजिए कि एक बोन है ऐसी, ठीक है, और एक बोन है ऐसी, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन में ऐसे कनेक्टेड होती है, लेकिन अब ये हो गई डिसलोकेट, मतलब कि कुछ ऐसी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा इसका, डिसलोकेशन, मतलब जो इसकी लोकेशन थी वहां से ये हट गई है
है ना। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट हो गई है, डिसलॉक्ड हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन। द लिगमेंट्स में बी टॉर्न अपार्ट और इंजर्ड, ये जो आपका लिगमेंट्स हैं वो टॉर्न हो जाते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं, और इंजर्ड या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो कनेक्शन होता है इनके बीच में उसकी बात की जा रही है, ठीक है। या तो वो टूट करके अलग हो जाएगा या फिर उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक आ जाएगा, ठीक है, कॉजिंग पेन एंड स्वेलिंग। और जब किसी की बॉडी डिसलोकेट होती है तो क्या होगा, उसका सिम्टम क्या होगा कि उसको बहुत तेज दर्द होगा, और उसकी जो हड्डियां है जहां पर उसको डिसलोकेट हुआ वो धीरे 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 आप देखोगे स्वेल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो याद रखोगे कि भाई पहली चीज तो अगर हम बहुत तेज जंप करते हैं, गिर जाते हैं, कहीं से फॉल आउट हो जाते हैं, नॉक हो जाते हैं, तो क्या होता है, नॉकआउट हो जाते हैं, मतलब कि कहीं से टकरा जाओगे, गिर जाओगे, तो अचानक से हम आपकी बॉडी में अगर कहीं, आपकी बॉडी में दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी बोन डिसलोकेट होंगी, आपका स्केलेटन, या फिर उसमें फ्रैक्चर आएगा। तो डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आपकी बोन्स जो हैं वो जिस जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं वहां से डिसलॉक्ड हो जाएं। दैट मीन्स कि जहां पोजीशन में होना चाहिए था वहां की जगह ऊपर नीचे हो जाए, या टूट करके अलग हो जाए, या फिर उसमें कुछ क्रैक आ जाए, तो इसे अपन डिसलोकेशन कहते हैं। और जब भी ज्वाइंट में अगर डिसलोकेशन होता है या ज्वाइंट में अगर कुछ ऐसी इंजरी होती है तो इसका मतलब उसमें स्वेलिंग आएगी और पेन होगा। फ्रैक्चर क्या होता है, अब फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द बोन, ठीक है। ब्रेक मतलब कि हड्डियों का टूटना, हड्डी टूट गई है, एक दरार आ गई है, मान लीजिए आपकी बोन है और बीच में उसमें इस तरह से एक क्या हो गया है, लाइन खिंच गई है, ठीक है, मतलब ये आपकी बोन थी और बीच में से कैसी हो गई है, ये टूट गई है ऐसी, ठीक है, या ये टूट करके आपको अलग भी दिख सकती है कुछ ऐसी, ठीक है। तो आपकी बोन में जब बीच में से आपकी बोन ही टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे कहते हैं फ्रैक्चर। The break may be of a hairline crack or a serious break in one or more points. अब hairline का क्या मतलब होता है कि इस तरह से एक लाइन क्रिएट हो जाना, या आपकी बोन जब टूटी है, ठीक है, तो इसमें एक हेयर की तरह आपको दिखेगा कि यार ये बीच में ना कुछ गड़बड़ लग रही है, बीच में कुछ लाइन से दिख रही है, दैट मीन्स कि वो हेयर लाइन क्रैक है, ठीक है। या फिर ये टूट करके टुकड़ों टुकड़ों में भी टूट सकती है, ठीक है। सो अ फ्रैक्चर इज ब्रेक इन बोन और द ब्रेक मे बी ऑफ अ हेयर लाइन क्रैक और अ सीरियस ब्रेक इन वन और मोर पॉइंट्स, जिसमें क्या होगा, आपकी जो हड्डियां हैं वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट में टूट जाती हैं, ठीक है। सो फ्रैक्चर ऑल्सो कॉजेज पेन एंड swelling. In all these cases, the patient should soon be taken to a doctor or a hospital. अब आप ये बोलेंगे कि यार हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फिर मेरे हड्डियों का डिसलोकेट हो गई है, तो दोनों में मुझे पेन और स्वेलिंग हो रही है, तो दोनों में ही होता है, आपको पेन भी फील होगा और स्वेल्ड भी आपकी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कैसा भी केस हो, अगर आप गिर गए हो, आपको लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, जरा सा स्वेलिंग आना शुरू होता है या दर्द होता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। सो हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए, तो फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हेन वन गेट अ फ्रैक्चर। अब जिसको भी फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन, जैसे आप खेल ही रहे, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई एल्डर वन नहीं है, कोई बड़े नहीं है, और आप दोस्त खेल रहे हैं और आपका दोस्त गिर गया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार सीरियस इंजरी कुछ हो गई है क्योंकि उसको रोना आ रहा है, वो बहुत तेज से चिल्ला रहा है। सो नेवर ट्राई टू रीसेट द बोन्स ऑन योर ओन। तो आप जैसे वो गिरा है तो आप ये मत करो कि अरे इसकी हड्डी टूट गई तो आप उसको खींच दो या सही जगह पर लगाने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ना ही आपको उसको खींचना है, ना उसके हड्डियों को सीधा करना। अगर उसका हाथ ऐसा है तो आप वैसे का वैसे रहने दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सो नेवर ट्राई टू रीसेट द बोन्स ऑन योर ओन, अपने हाथ से खुद की मदद से ना करें, ठीक है। प्लेस द इंजर्ड पार्ट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। जो भी पार्ट इंजर्ड हो गया, मान लीजिए हाथ ही इंजर्ड हो गया, तो आप उसे कंफर्टेबल पोजीशन में, मतलब उस पेशेंट को लेटा दीजिए और उसके हाथ को आराम से रहने दीजिए। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड जर्क और मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पार्ट, और उस पार्ट को बहुत ही हल्के से उठवाना है, 2-3 लोग उठ करके उसकी अच्छे से उसको उठाइए और उसके हाथ को बिल्कुल हिलने नहीं देना है, उसमें किसी भी तरीके का जर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आपकी हड्डी टूट जाती है और अगर थोड़ा बहुत भी जर्क आता है तो वो और छोटे पार्ट में या फिर और ज्यादा डिसलोकेट हो सकती है। इसलिए जैसा है वैसे का वैसे ही उसको तुरंत हॉस्पिटल पर लेके जाएं, उसके हाथ को ऐसा ना करें, खींचे ना, ऊपर नीचे नहीं करना है, ना ही आपको उसको क्या करना है कि ऐसे ही छोड़ देना है कि लटक रहा है तो लटकने दो, नहीं, उसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखवा दीजिए, नीचे की तरफ उसमें कुछ कुशन रख दीजिए ताकि उसका जो हाथ है वो आराम फील कर सके,
ठीक है, तो भाई आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि जब एक्सीडेंट होता है तो दो केसेस हो सकते हैं। अगर किसी को हार्ट में स्वेलिंग या पेन है, या तो उसकी जो बोन है वो डिसलोकेट हो जाती है तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं, या फिर हड्डी खुद ही टूट जाएगी तो उसमें भी दो तरीके होते हैं, हड्डी के तरीके नहीं मतलब दो तरीके से टूट जाती है। या तो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, एक लाइन की तरह क्रैक जैसा दिखेगा, या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है तो वो सीरियस इंजरी होती है। ठीक है, तो भाई भगवान करे किसी को ऐसी इंजरी ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ अ बोन इज फॉर्म्ड, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी टेक फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ बोन्स। अब हमारी बोन किससे बनी होती है बेसिकली, और हमें ऐसा कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे हमारी जो बोन्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे और अपकीप मतलब अच्छी रहे, हेल्दी रहे। तो भाई बोन के लिए क्या कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्या कीजिए कि आप मिल्क को का यूज़ करो, दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत होंगी, सुना होगा ना। और ऐसा ना जब दूध का ऐड आता है तो ऐसे हाथ बना होता है, क्यों? क्योंकि आपकी जो मिल्क है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। सो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है भाई, अपन तो जब पैदा होते हैं तो भगवान हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां भी होती हैं, हमारी स्किन भी होती है। तो भाई जो आपका बर्थ होता है तो बिफोर आवर बर्थ, हमारे बर्थ के पहले, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले क्या होता है, द स्केलेटन फॉर्म्स अ सॉफ्ट एंड इलास्टिक पीस ऑफ कार्टिलेज। सबसे पहले हमारे जो बॉडी में कार्टिलेजेस बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं? कार्टिलेज, ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है ईयर किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से, तो वो बहुत सॉफ्ट है, इधर उधर मुड़ जाता है। ठीक है, तो स्केलेटन फॉर्म्स अ सॉफ्ट एंड इलास्टिक पीस ऑफ कार्टिलेज। सम ऑफ दीज कार्टिलेज, नॉट ऑल, आर चेंज टू बोन्स। और यही जो कार्टिलेज होते हैं, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारी बॉडी का बनना शुरू होता है मदर के बम्प में, तो सबसे पहले क्या होता है? कार्टिलेज होते हैं, मतलब ऐसी बोन्स होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि जो भी भाई ऐसी मदर हो जिनके पास जो कि बेबी को प्रोड्यूस करने वाली हैं, तो क्या बोला जाता है? उन्हें आराम से चलना वरना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले उसकी जो बोन्स बनती है वो कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होती है? कार्टिलेज फॉर्म में होती है। अब कार्टिलेज से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती हैं? बोन्स में। अब सारी नहीं कन्वर्ट होती, कुछ ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमारी स्केलेटन किससे मिलकर के बना हुआ है? कार्टिलेजेस से और बोन्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सो विद द डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस द बोन्स बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब उस टाइम पे मदर को क्या कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लीजिए? कैल्शियम खाइए, फॉस्फोरस को अपने उसमें लाइए, क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उनकी मदद से ही कार्टिलेजेस जो है वो बोन्स में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आई बात? सो with the deposition of substance containing calcium and phosphorus the bones become hard and strong। और phosphorus और calcium से ही आपकी बोन जो है वो क्या होती है? हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है। so when baby is born its skeleton is soft। अब देखिए स्केलेटन तो बन गया, बोन्स भी बन गई, क्योंकि मदर ने जितना भी कैल्शियम कंटेंट लिया, जितना भी फॉस्फोरस कंटेंट लिया, कंटेंट मतलब जितना भी उन्होंने कैल्शियम रिच फूड खाया या फॉस्फोरस रिच सप्लीमेंट्स उन्होंने लिए, तो वो सब आपके बेबी तक पहुंच गए और वो बेबी में क्या बन गया? कार्टिलेजेस से बोन बन गया। अब जब बेबी आ जाता है, बेबी बाहर होता है, तो बेबी जब नया नया बना हुआ होता है, न्यू बॉर्न बेबी में का जो स्केलेटन है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि कोई भी बड़ा बिल्कुल एक आध दिन का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उसकी गर्दन से उसको पकड़िए, उसको पूरे तरीके से आपको सपोर्ट देना होता है। क्योंकि क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जो उसका बॉडी है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उस दौरान उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती। अगर आपने उसको ऐसे छोड़ दिया तो हो सकता है उसको जर्क आ जाए। क्लियर है? सो इसीलिए क्या बोला है कि आप बेबीज को अगर होल्ड करें तो बहुत ही केयर से किसी बड़े की निगरानी में ही आपको उसको लेना चाहिए। सो व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट्स स्केलेटन इज सॉफ्ट विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोन्स बिकम हार्ड। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है बोन्स हार्ड होती जाती हैं। एट ओल्ड एज, अब देखिए कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू हुई वैसे ही धीरे धीरे खत्म होती है। कैसे? जैसे कि हम कोई नया बेबी जन्म हुआ है तो पहले उसकी हड्डियां सॉफ्ट थी, अब वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे स्ट्रांग हो गई, एडल्ट हुआ और स्ट्रांग हो गया। अब फिर क्या होता है? धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाता है, ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो वापस से जो बोन्स है ना वो क्या होती हैं? धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। तो एट ओल्ड एज द बोन्स बिकम हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड तो होती है लेकिन कैसी हो जाती है? ब्रिटल, टूटने लग जाती हैं। सो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ बोन्स
ठीक है। वी नीड टू टेक फूड विच आर रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विटामिन एंड प्रोटीन्स। तो हमारी बोन को, अगर हमें बुढ़ापे में भी हमारी ज़्यादा दिनों तक हमारी बोन्स हार्ड रहे, अच्छी रहें, बिटर ना हो, ब्रिटल ना हो, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम कैल्शियम का कंटेंट लें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस लें, विटामिन लें, प्रोटीन्स लें। तो इसलिए आपको अपने खाने में, चाहे बच्चे हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, सभी को क्या करना चाहिए? मिल्क, कर्ड, फ्रूट, वेजिटेबल, एग को खाना ही चाहिए। मतलब मिल्क मतलब दूध आपको पीना ही है। कर्ड खाइए अगर आप मिल्क नहीं खा सकते हैं तो। फ्रूट्स को खाना चाहिए, कई लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, भाई आपको ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, हर मौसम के, हर सीजन में जो फल फ्रूट्स होते हैं वो सब खाना चाहिए। साथ ही साथ वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। एंड एग्स कंटेन, एग खाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल, फ्रूट, कर्ड, मिल्क तो ले ही सकते हैं। एग खाइए अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं, या फिर अगर आप एगिटेरियन हैं तो, ठीक है, क्योंकि इन सभी में ये सारे तरीके के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। क्लियर हुआ? सो आपसे पूछा था कि बोन किससे बनी होती है, तो बोन बेसिकली कार्टिलेजेस से बनी होती है, जो कि जब बच्चा ग्रो करता है या ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है तो वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बोन है बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस की मदद से ही हार्ड और स्ट्रांग होती है, और इसीलिए क्या होता है, जब न्यू बॉर्न होता है तो उसकी स्केलेटन सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे वो मिल्क पर अपना डिपेंडेंट रहता है, तो उस मिल्क की मदद से उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और उसकी बोन्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है अच्छी होती जाती है, ओल्ड एज में हार्ड और ब्रिटर हो जाती हैं। तो अगर आपकी ओल्ड एज में आपको अच्छी बोन्स रखनी है तो आपको आपके फूड में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन एंड प्रोटीन्स, जो कि आपको किससे मिलेगा? तो मिल्क पीजिए, कर्ड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और एग अगर खा सकते हैं तो वो भी आपको खाना है। समझ में आया? चलिए तो इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, और इसके साथ हम इस लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हैं खत्म। आई होप चैप्टर नंबर 8 के वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर प्लस आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस आपने सब कुछ देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो कैसे देख सकते हैं भाई? ये जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर के चैप्टर के एंड चैप्टर जो भी है सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सबके टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं? तो आपको जाना है magnetbrains.com पर। जैसे ही magnetbrains.com पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम। उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? कौन सी क्लास से है? 6th क्लास से है ना, 6th क्लास पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें आपको हर चैप्टर्स के अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। जैसे आपको साइंस के 2 दिख रहे हैं तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? साइंस बाय सुरभि तिवारी। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आपको पूरी लिस्ट मिलती है जिसमें चैप्टर्स, उनका टॉपिक, सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देख ले और आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए अब आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कैसा चैनल है? तो भाई ये भी 100% फ्री चैनल है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारी वेल एजुकेटेड फैकल्टी से अवेलेबल है। क्लियर है? और बाकी जो हमारे बच्चे रेगुलर वीडियो को देख रहे हो या फिर जो नए हैं CBSE से हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन अगेन बता देती हूँ कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री क्लासेस दी जाती हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सेम क्लास के बच्चों के साथ तो करना ही है, उनके साथ भी जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हो तो आपके क्लास से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड सारा अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।